तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो हम देख रहे थे यूपी ट्रिपल एससी समूह का, जिसे पेट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाती है दोस्तों। तो उसके जो सॉल्व पेपर दूसरा है, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। परीक्षा थी दोस्तों 16/10/2022, जो कि द्वितीय पाली का ये पेपर था। और इससे पहले हम प्रथम पाली का पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसको जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं अपना लेक्चर और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आए थे उनके बारे में। तो दोस्तों, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। हम देखते हैं अपना लेक्चर। हम 2022 की सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था, उसको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था इनमें से जिसने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, और सी है सरदार पटेल, और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू जी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम बताते हैं कि जो निम्नलिखित में से जो हिंद स्वराज थी ना, उसको बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज के लेखक जो थे महात्मा गांधी जी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। दोस्तों, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है देश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो फर्स्ट ऑप्शन है देश के वन क्षेत्र का विनाश, बी ऑप्शन है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, और सी ऑप्शन है देश के कुल वन क्षेत्र, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं। हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है देश, देश की जगह पर भरना है ये, देश के वन क्षेत्र का विनाश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, या फिर अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। यानी कि हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है देश के कुल पर्यावरण लागत के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संगाई महोत्सव, जो संगाई महोत्सव होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मेघालय, असम, सी ऑप्शन है मणिपुर, और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा आपका, मणिपुर। देख लेते हैं इसको। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। यह राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करने के साथ साथ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सी है मणिपुर, वो राइट हो जाएगा। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं दोस्तों, तो उसका जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेनिस, और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। यह खेल बल्ले और गेंद से खेला जाने वाला एक अमेरिकी खेल है। सबसे पहले बेसबॉल खेल को वर्ष 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन उत्तरी अमेरिका ने वास्तविक रूप से इसमें कुछ परिवर्तन करके इससे नया रूप दे दिया, और 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल गेम घोषित किया गया। तो दोस्तों, बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 35 का, क्योंकि इसमें जो हिंदी वाला पोर्शन है दोस्तों, गद्यांश, उसको हमने शिफ्ट कर दिया है और उसको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करने का हमारा पर्पस है। और जो मैथ के कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी, और ग्राफ के, क्योंकि इसमें जो है केवल हम जीके का पोर्शन और जो अलग होंगे उनको करने वाले हैं। तो 35 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो किस शासक के दरबार में, ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? क्या ऑप्शन ए श्रीगुप्त है, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त है, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, जो ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त
सेकेंड, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे पहले जो आते हैं धन्वंतरी आते हैं, छपड़क आते हैं, अमर सिंह आते हैं, शंकु आते हैं, बेताल आते हैं, बेताल भट्ट इनका पूरा नाम था, बेताल भट्ट आते हैं, और घट, खरपर, कालिदास, वरामहीर और वर रुचि शामिल थे। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। तो दोस्तों इसमें ये धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, चटखपर, कालिदास, वराहमिहिर और वरुरुचि शामिल थे। इनमें चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नवरत्न सबसे ज़्यादा जो थे वो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सैयद, या फिर बी तुगलक, और सी खिजली और खिलजी, और डी ऑप्शन है लोधी वंश। तो इसमें से कौन सा सल्तनत काल का राजवंश है जिसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था, जो गुलाम, ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश थे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो ऑप्शन जो है दोस्तों खिलजी वंश, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 37 का, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो क्या क्वेश्चन है? डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए देश अवध को कब्जे में लिया। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, या फिर हड़प नीति के माध्यम से, और सी ऑप्शन है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, और डी ऑप्शन है युद्ध छोड़कर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 37 का, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राज्य में अव्यवस्था यानी कि कुशासन के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया। तो ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो राइट हो जाएगा आपका। 37 का ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब अवध के 5वें नवाब वाजिद अली शाह थे, जो कि 13 फरवरी 1847 से 17 फरवरी 1856 सत्तासीन थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 38 का, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसमें से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो दोस्तों महास्थानगढ़ और सिकंदरिया, और सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है नागपट्टनम। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, ऑप्शन नंबर जो थी सी है वो राइट हो जाएगा, लोथल। लोथल जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह है इन ऑप्शन में से। तो दोस्तों 38 का हम देख लेते हैं, सही उत्तर जो है लोथल हो जाएगा। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वैराग्य, निष्ठा, ऑप्शन सी है कर्म, या फिर ऑप्शन डी अहिंसा। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो इसका बताना है। तो ऑप्शन जो डी है अहिंसा। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है अहिंसा। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। इसको हम अच्छे से देखते हैं एक्सप्लेन करके। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मः। अन्य सिद्धांतों में शामिल है सत्यता, सत्य, चोरी ना करना यानी कि आचार्य, और ब्रह्मचर्य, और गैर अधिकार यानी कि अपरिग्रह। तो ये इनके जो 5 सिद्धांत थे उनमें अहिंसा, सत्य और आचार्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च देश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो
मोस्ट क्या है, पूछ रहा है कि खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या 1909 में, 1930 में, 1919 में और 1931 में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का है, जो खिलाफत समिति का गठन दोस्तों मार्च 1919 में बम्बई में खलीफा मुस्लिम नेताओं की शक्तियों की रक्षा के लिए किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन में सबसे आगे थे, जिसे अंततः गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के साथ शामिल किया गया था। तो ऑप्शन जी जो सी है ना 1919, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये क्वेश्चन है 41 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। इनमें से कौन है जिनके द्वारा 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए है किसान दोस्तों, ऑप्शन ए है किसानों के द्वारा, ऑप्शन बी है जमींदारों के द्वारा, ऑप्शन सी है सिपाहियों के द्वारा और ऑप्शन डी है बागान श्रमिकों के द्वारा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सिपाही विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा, क्योंकि सिपाहियों ने सबसे पहले 1857 की क्रांति, मतलब वो गोलियों में गाय और जो सुअर की चर्बी का यूज करते थे, इसीलिए जो है सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले सिपाहियों ने ही शुरुआत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल में देश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो कौन से आंदोलन के दौरान तिरंगा का झंडा जो है लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा, डांडी मार्च के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा और सी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1906 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। तो दोस्तों 1900 जो है 5 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसीलिए 1906 में भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। तिरंगा झंडा को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। दोस्तों यह पहला भारतीय ध्वज था जिसे डिजाइन किया गया था। तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जिसमें लाल, हरा और पीला मतलब तिरंगा झंडा इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 44 जो है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। बी ऑप्शन है व्यापारिक पवनें, सी ऑप्शन है काल वैसाखी और डी ऑप्शन है मैंगो सावर। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, लू कम आर्द्र और उच्च तापमान वाली हवा होती है जो गर्मियों में उत्तरी मैदानों के साथ बहती है। तो ऑप्शन जो ए है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है। 82 डिग्री पूर्व देशांतर, बी ऑप्शन है 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन डी है 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 46 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया के में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट, बी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की विफलता और ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन प्लान और डी ऑप्शन है वेवेल प्लान। तो
46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसमें अगस्त जो क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स सम्मेलन मिशन की असफलता था। तो क्रिप्स जो है मिशन जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसके द्वारा प्रलोभन दिया गया था कि भारतीयों को कि वो उनके साथ में युद्ध के लिए जर्मनी, इटली और जापान से युद्ध करने के लिए वो तैयार हो जाएं। लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे और जो अलग नेता लोग थे कांग्रेस के, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये क्रिप्स सम्मेलन जो था दोस्तों वो विफल हो गया था, और जिसके चलते हुए 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। तो दोस्तों जी जो बी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की विफलता, ये एक मुख्य कारण माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है गुरु शिखर, बी ऑप्शन है अन्नामुलाई, और सी ऑप्शन है डोटाबेटा, और डी ऑप्शन है पचमढ़ी। तो इनमें से कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन भी इसी पर्वतमाला पर ही है बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास राजपूत एवं भील जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन जो ए है गुरु शिखर वो राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति को मान्यता विकास के डेस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है एलपीजी, ऑप्शन बी है पीएनजी, ऑप्शन सी है सीएनजी, और ऑप्शन डी है एलएनजी। तो इसमें से 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में अपनी नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में शुरू की गई थी। एलपीजी का अर्थ होता है दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 49 का कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने % प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो कोई भी कंपनी एक जो सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम सरकार की जो है कितनी % प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में है। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? ऑप्शन ए है सीतापुर, बी है बलिया, सी ऑप्शन है अयोध्या, और डी ऑप्शन है मुरादाबाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? कौन सा जिला है जिसमें नैमिषारण्य तीर्थस्थल अवस्थित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नैमिषारण्य तीर्थस्थल सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है दोस्तों। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। यह तीर्थस्थल भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो ऑप्शन ए है K10, बी ऑप्शन है नंदा देवी, सी ऑप्शन कंचनजंगा, और डी ऑप्शन है कामेर। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है कंचनजंगा वो राइट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन नंबर है उसको देख लेते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? क्या आर्थिक नीति की असफलता, बी है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, सी ऑप्शन भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, और डी ऑप्शन ए सभी। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा जिन समस्याओं का पर ध्यान दिया गया था वे ये हैं दोस्तों। आर्थिक नीति की असफलता यानी कि ऑप्शन ए भी राइट है, और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, तो विदेशी मुद्रा भंडार में संकट ये भी राइट है,
और भारतीय रुपये का मूलह्रास। तो भारतीय रुपये का मूलह्रास, तो इसका मतलब ऑप्शन जो डी है राइट हो जाएगा। ये सभी जो थी आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से ये सारी समस्याएं जो ध्यान में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 का। हॉलमार्क लोगठे का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा लिए होता है? तो ऑप्शन ए है विद्युत वस्तुएं, बी ऑप्शन है जेवर, सी ऑप्शन कृषि उत्पाद और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो जो 53 क्वेश्चन है, हॉलमार्क लोगो जेवर पर लगाया जाता है। हॉलमार्क प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह या मुहर है जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, जेवरों पर लगाया जाता है हॉलमार्क लोगो। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ ये लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 का। देश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है जिसे क्या बोलते हैं? नाबार्ड, या फिर एक्सिम बैंक, या फिर सी ऑप्शन है DCDB बैंक और डी ऑप्शन है IFCI। तो कौन सी इसमें से बैंक है जिसे मतलब देश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था बोलते हैं? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्यालय देश की वित्त राजधानी मुंबई में अवस्थित है। तो दोस्तों जो आप नाबार्ड है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 4 के का में, या फिर डी ऑप्शन है अनुसूची 4 का में। तो इसमें से कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा 54? निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया था? 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A(C) के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित किया गया। तो ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा, भाग 4 के का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है बताना है। ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, बी ऑप्शन संसद का संविधान और सी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है संघ की राजभाषा। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो 343 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संघ की राजभाषा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 110 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो 110 है दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 जो है केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें लिखा होता है और अनुच्छेद 111 में विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। 110 जो है अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 58 का देश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इनमें से कौन से वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है गांधीवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत और सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार और डी ऑप्शन है समाजवाद। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति
के निर्देशक सिद्धांतों यानी कि DPSP से संबंधित हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन मीथेन और डी ऑप्शन है आर्गन। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आर्गन। आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प शामिल है, जो सभी प्राकृतिक रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट और डी ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है या धाने का सोडा भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो 60 नंबर का जो है सोडियम कार्बोनेट वो राइट हो जाएगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 68 वर्ष। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो प्रारंभ में 60 वर्ष निर्धारित की गई थी, अक्टूबर 1963 से संशोधित करके 62 वर्ष कर दी गई थी। तो 61 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नारंगी, बैंगनी, सफेद और नीला। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इंद्रधनुष के 7 रंगों में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी रंग शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सफेद। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सारे जो है जीके के पोर्शन के क्वेश्चन कर लिए हैं और नेक्स्ट जो हैं वो मैथ के क्वेश्चन हैं। तो यहीं पर हम अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।